हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है रेफ्रिजरेंट। आज हम लोग रेफ्रिजरेंट के बारे में पढ़ेंगे और क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो रेफ्रिजरेंट क्या होता है? रेफ्रिजरेंट एक ऐसा सबस्टांस है जो क्या करता है, हीट को ले करके, कहाँ से, इवोपरेटर से हीट को लेकर के जाता है और कंडेंसर में हीट को छोड़ देता है। तो हीट को कैसे इवोपरेटर में लेकर के जाता है, इवोपरेटर से हीट को कैसे एक्सेप्ट करता है? तो रेफ्रिजरेंट एक ऐसा सबस्टांस है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर ये लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में रहे, ये जो रेफ्रिजरेंट है ये अगर लो टेम्परेचर और लो प्रेशर में रहेगा तो इसमें हीट एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाता है। हीट एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एक्सेप्ट करेगा, है ना। और इसका जब प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इसका क्या होगा, हीट लूजिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा और ये हीट को लूज़ करेगा। एक्चुअली होता क्या है कि जब हम लोग एक्सपेंडर या फिर एक्सपेंशन प्रोसेस जब करते हैं तो रेफ्रिजरेंट का क्या होता है, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों कम हो जाता है एक्सपेंशन प्रोसेस के बाद। फिर उसको जब कम हो जाता है और जैसे ही उसका टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ हो जाएगा। रेफ्रिजरेंट का जैसे ही टेम्परेचर और प्रेशर आप कम कर दीजिएगा, है ना, रेफ्रिजरेंट का टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाएगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है रेफ्रिजरेंट का। जब बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है तब जा कर के इसका हीट एक्सेप्टिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाता है और ये ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एक्सेप्ट करेगा इवोपरेटर से और वहाँ से हीट लेकर के निकल जाएगा। फिर उसको वापस से हम लोग कहाँ ले जाते हैं, कंप्रेसर में। कंप्रेस करने के बाद उसका टेम्परेचर और प्रेशर दोनों हाई हो जाता है और जैसे ही उसका टेम्परेचर और प्रेशर हाई हो जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जैसे ही उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो हीट लूजिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगा, उसका हीट लूज़ करेगा एटमॉस्फेयर में, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हो जाएगा ना इसके कंपेयर में, तो वो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हीट को लूज़ करेगा। वो कहाँ पे होता है, वो प्रोसेस होता है कंडेंसर में, कंडेंसेशन प्रोसेस, और वो कंडेंसेशन प्रोसेस से हीट को लूज़ कर देगा। यही है। तो रेफ्रिजरेंट के बारे में समझ में आया कि रेफ्रिजरेंट एक ऐसा सबस्टांस है जो हीट को लेता है, कहाँ से, इवोपरेटर से, बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन प्रोसेस, व्हाट इज द वेपोराइजेशन प्रोसेस? अब क्या होता है, तो वेपोराइजेशन प्रोसेस का मतलब टू कन्वर्ट इनटू वेपर, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेरा लिक्विड रेफ्रिजरेंट कन्वर्ट होगा वेपर रेफ्रिजरेंट में, उसको वेपोराइजेशन प्रोसेस कहेंगे। ओके, तो ये है अपना रेफ्रिजरेशन की। वेपोराइजेशन प्रोसेस में वो हीट को एक्सेप्ट करेगा और कंडेंसेशन प्रोसेस, जहाँ पे कंडेंस्ड होगा कंडेंसर में, वहाँ पे जाके हीट को लूज़ करेगा। समझ आ रहा है अभी आपको? चलिए, इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको टॉपिक। और रेफ्रिजरेंट इज डिफाइंड एज एनी सबस्टांस दैट एब्जॉर्ब हीट थ्रू वेपोराइजेशन प्रोसेस एंड लॉसेस इट थ्रू कंडेंसेशन प्रोसेस इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम। समझ आ रहा है? और वो किस तरह से वेपोराइजेशन प्रोसेस में हीट को एब्जॉर्ब किया और कंडेंसेशन प्रोसेस में किस तरह से हीट को लूज़ किया, वो दोनों आपको समझ आया कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जा रहा है प्रेशर टेम्परेचर कम करने से, किस तरह बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है कंडेंसेशन और कंडेंसेशन प्रोसेस में, है ना, किस तरह प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जा रहा है। ओके, इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एयर, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेंट का। और ये सब अगर आप देखिएगा तो ये सब कैटेगरी किसका है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। एयर, एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब नेचुरल अकरिंग सबस्टांस है, नेचुरल अकरिंग, जो हम लोग को स्टार्टिंग से जो रेफ्रिजरेशन हम लोग करते आ रहे हैं वो यही सब बेसिक रेफ्रिजरेंट से ही करते हैं। अभी बहुत सारा नया नया रेफ्रिजरेंट भी आ गया है मार्केट में, इसके बारे में भी आज हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रेफ्रिजरेंट, कि रेफ्रिजरेंट को कितने पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है, किसके आधार पे बांटा गया है। तो रेफ्रिजरेंट को दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। ओके, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एंड सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट। अब अगर आप देखिएगा प्राइमरी रेफ्रिजरेंट के बारे में, तो प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर दोज वर्किंग मीडियम और हीट कैरियर।
चलिए पहले हम डेफिनेशन पढ़ने से पहले समझ लेते हैं प्राइमरी रेफ्रिजरेंट क्या होता है। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट वैसा रेफ्रिजरेंट है जो अकेले ही डायरेक्टली यूज़ कर लिया जाए रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट एक ऐसा रेफ्रिजरेंट है जो डायरेक्टली यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, सिस्टम को ठंडा करने के लिए। ओके, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट समझ आया कि एक ऐसा रेफ्रिजरेंट जिसको डायरेक्टली यूज़ किया जाता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में ठंडा करने के लिए, तो उसको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट बोलेंगे। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का मतलब है कि एक ऐसा रेफ्रिजरेंट जिसको डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर पाएंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। जैसे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का एग्जांपल आप एमोनिया ले सकते हैं। एमोनिया को हम लोग डायरेक्टली यूज़ करते हैं ठंडा करने के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि पूरा जो साइकिल आपने बनाया होगा, कई बार इस साइकिल में आपने पूरा एमोनिया को फ्लो कराया होगा, पूरा साइकिल में कराया है ना। तो उस जो पूरा साइकिल में एमोनिया जो फ्लो कर रहा है वो मतलब क्या है, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट है। और सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का एग्जांपल आप दीजिए आइस, बर्फ़ जो है वो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट है। जैसे पहले बर्फ़ बनाने के लिए भी आपको क्या करना होगा, प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से पहले उसको ठंडा करके बर्फ़ बनाया होंगे, फिर उस बर्फ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं किसी सिस्टम को ठंडा करने के लिए। समझ रहे हैं? तो ये चीज़ है, समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ है कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा रेफ्रिजरेंट जिसका डायरेक्टली यूज़ हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से ठंडा करते हैं, उसके बाद उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग सिस्टम को ठंडा करने के लिए। नाउ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का आप थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर दोज वर्किंग मीडियम और हीट कैरियर, ये हीट कैरियर है जो हीट को एक जगह से दूसरा जगह ले जाता है, विच डायरेक्टली टेक पार्ट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ये डायरेक्टली टेक पार्ट करता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में, एंड कूल द सबस्टांस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लेटेंट हीट, और ये कूल करता है सबस्टांस को बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लेटेंट हीट। ओके, ही कौन सा हीट को एब्जॉर्ब करता है, लेटेंट हीट को। अब बोलिएगा लेटेंट हीट क्या है, तो लेटेंट हीट क्या होता है, फेज चेंज करने के लिए। फेज चेंज करने के लिए जो हीट हम लोग को लगता है, जो फेज चेंज करने के लिए जो हीट है ना, फेज चेंज करने के लिए जितना हीट हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना होता है, दिस इज़ आवर लेटेंट हीट। ओके, दिस इज़ आवर लेटेंट हीट। तो ये हो गया। नाउ इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो इसका एग्जाम्पल हो गया एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथेलिन क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड। दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। ये सब प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का एग्जाम्पल है। ओके, ये सब एग्जाम्पल है प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का। एमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथेलिन क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ईटीसी। ओके, नाउ सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट अगर आप देखेंगे तो सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट के बारे में मैं बताया था कि इसको डायरेक्टली यूज हम लोग रेफ्रिजरेशन सिस्टम में नहीं करते हैं। इसके लिए सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट को पहले प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से ठंडा किया जाता है, उसके बाद उसको हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट आर दोज सबस्टांस विच आर फर्स्ट कूल्ड विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी रेफ्रिजरेंट। इसको प्राइमरी रेफ्रिजरेंट की मदद से सबसे पहले ठंडा किया जाता है, एंड आर देन यूज्ड फॉर कूलिंग पर्पस। उसके बाद इसको हम लोग कूलिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल है आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ईटीसी। ओके, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ईटीसी। उसके बाद है कि दिस रेफ्रिजरेंट कूल सबस्टांस बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ देयर सेंसिबल हीट। जैसे अगर हम लोग प्राइमरी रेफ्रिजरेंट का बात किए थे तो वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करता था और ठंडा करता था, बट यहाँ पे सेंसेबल हीट को लेकर के ठंडा करेगा, सेंसेबल हीट को लेकर के ठंडा करेगा। और ये सेंसेबल हीट होता है एक्स्ट्रा हीट, फेज चेंज वाला हीट ये नहीं है, ठीक है। और लेटेंट हीट फेज चेंज वाला हीट है। और लेटेंट हीट में भी आपको पता होगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन और एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, दो होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब अगर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कोई बोलेगा तो मतलब लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर बनाने के लिए जितना हीट चाहिए, दिस इज़ अवर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ओके, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए, तो वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहलाएगा। अब अगर आप देखिएगा तो द प्राइमरी रेफ्रिजरेंट आर ग्रुप्ड एज फॉलोज। प्राइमरी रेफ्रिजरेंट को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जैसे पहला हो गया हेलो कार्बन कंपाउंड, ठीक है, हेलो कार्बन कंपाउंड।
अगर आप हेलो का मतलब जानते हैं तो ये हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। अगर आप पीरियोडिक टेबल जानते होंगे तो हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन ग्रुप। और हेलोजन ग्रुप में क्या आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अगर हेलो कार्बन कंपाउंड में अगर क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन का कोई एक या एक से ज़्यादा इसमें इंक्लूड हो जाए तो इसको बोलेंगे हेलो कार्बन कंपाउंड। ओके, हेलोजन ग्रुप का कोई एलिमेंट अगर ऐड हो जाए एक या एक से ज़्यादा तो उसको हेलो कार्बन कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, हेलो कार्बन कंपाउंड कहेंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इन दिस ग्रुप आर इंक्लूडेड रिफ्रिजरेंट विच कंटेन वन और मोर ऑफ थ्री हेलोजन। एक या एक से ज़्यादा, थ्री हेलोजन, तीन हेलोजन में। क्यों? क्योंकि यही तीन हेलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। एंड दे आर नोन बाय द नेम ऑफ, और इनको मार्केट में किस नाम से जाना जाता है, फिरोन, जेनिट्रोन, आइसोट्रोन, एरिटोन, इन सब नामों से जाना जाता है। और भी अगर इसको अलग अलग नाम से पुकार सकते हैं, अलग अलग को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो अगर आप मार्केट में इसको ढूंढने जाएंगे तो आपको यही सब नाम बोलना होगा, फिरोन, जेनिट्रोन, आइसोट्रोन, एरिटोन। ओके, हेलो कार्बन कंपाउंड के लिए। दे आर यूज्ड इन डोमेस्टिक, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल पर्पस। इसको हम लोग डोमेस्टिक घर में, कमर्शियल पर्पस और इंडस्ट्रियल पर्पस में करते हैं। ओके, अगर आप कुछ हेलो कार्बन रिफ्रिजरेंट का कुछ एग्जांपल देखेंगे तो वो इस प्रकार है, R10 कार्बन टेट्राक्लोराइड, R11 ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन। इसी तरह का बहुत सारा एग्जांपल है। आप घबराइए मत, ये सब नोमेनक्लेचर, जब हम लोग रिफ्रिजरेंट का नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली हम लोग थर्ड वीडियो रिफ्रिजरेंट का, थर्ड वीडियो में हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ रिफ्रिजरेंट। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि R10 को कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसे बोला गया और इसका फॉर्मूला CCl4 कैसे हो गया, ये आपको उसमें पता चल जाएगा। R11 को ट्राईक्लोरो मोनोफ्लोरोमीथेन कैसे बोला गया और इसका फॉर्मूला CCl3F कैसे हो गया, ये आपको पता चल जाएगा। आपको घबराने वाली बात नहीं है। अभी बस आप कुछ एग्जाम्पल लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ओके, नाउ ये सब एग्जाम्पल है अपना। ओके, ये सारा एग्जाम्पल है हेलो कार्बन कंपाउंड का। आप इसमें देखेंगे कि सब में किसी ना फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड है ना। लास्ट में आप देखेंगे तो सब में क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन, तीनों में से कुछ ना कुछ ऐड है ना, कुछ ना कुछ ऐड है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, एजीट्रोप्स क्या होता है। तो एजीट्रोप्स क्या होता है, मिक्सचर होता है डिफरेंट सबस्टांस का। एजीट्रोप्स क्या होता है, दो सबस्टांस या दो से ज़्यादा सबस्टांस का मिक्सचर होता है। ठीक है, और ये जो ऐसा मिक्सचर है कि इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। ये जो एजीट्रोप्स होता है, पहला क्या हो गया कि ये मिक्सचर है अपना, और दूसरा क्या हो गया कि इसको हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज़ डिस्टिलेशन प्रोसेस? मतलब डिस्टिलेशन प्रोसेस का मतलब है कि मान लीजिए मेरे पास दो मिक्सचर है। अब जैसे मेरे पास मिक्सचर, मान लीजिए कि मैं बताऊं, दो मिक्सचर ऐसा है कि एक है पत्थर और एक मतलब बालू और मिट्टी। हमारे पास बालू और मिट्टी है, अगर दोनों को मैं अलग करना चाहूँ तो हो जाएगा अलग। अगर दो बालू और मिट्टी को क्या करना है कि पानी में डाल दीजिए, तो बालू क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, और मिट्टी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो डेंसिटी के अनुसार दोनों अलग हो जाएगा। लेकिन एजीट्रॉप इस तरह का मटेरियल का मिक्सचर है कि दोनों को डिस्टिलेशन प्रोसेस, पानी की मदद से अलग नहीं किया जा सकता है। आप केमिकल रिएक्शन करके अलग कर सकते हैं, बट इस तरह से नॉर्मल आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये है एजीट्रॉप्स का। ठीक है, अगर आप देखेंगे इसका लिखा थ्योरीज है, तो द रिफ्रिजरेंट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सबस्टांस। अलग अलग सबस्टांस का मिक्सचर है, and these substance cannot be separated into compound by distillation process। डिस्टिलेशन प्रोसेस से अलग अलग कंपाउंड में नहीं किया जा सकता। उसके बाद इसका एक और प्रॉपर्टी है कि इसके पास दे पॉसेस फिक्स थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। इसके पास सारा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है और वो भी फिक्स्ड है, ये थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज चेंज नहीं करेगा। एंड डू नॉट अंडरगो एनी सेपरेशन विथ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और क्या बोल रहा है, एंड डू नॉट अंडरगो एनी सेपरेशन विद द चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि अगर टेम्परेचर और प्रेशर में चेंज आए, ठीक है, तो ये अलग अलग नहीं होगा, कभी भी अलग अलग नहीं होगा टेम्परेचर और प्रेशर के चेंज होने से। ओके,
एजिट्रॉप्स बिहेव्स लाइक अ सिंपल सबस्टांस। एजिट्रॉप्स एक सिंपल सबस्टांस की तरह बिहेव करता है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखिएगा तो R500 है, रेफ्रिजरेंट 500। इट कंटेन 73.8% ऑफ R12 का 73.8% का मिक्सचर है एंड 26.2% R152। R12 और R152 को दोनों को मिलाया जाता है, एक 73.8% और एक 26.2%। दोनों को मिलाने के बाद जो मिलता है वो R500 है। ये एजिट्रोप्स है। ओके, एजिट्रोप्स है R500। ना अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं हाइड्रोकार्बन। अगर आप हाइड्रोकार्बन देखेंगे तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हाइड्रोकार्बन आर नथिंग बट ए ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और इसमें भी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी होता है वो पूरा फिक्स है और इतना सफिशिएंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज होता है कि ये कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा दे सकता है हाइड्रोकार्बन। ओके, हाइड्रोकार्बन क्या है? एक ऐसा सबस्टांस है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन, जिसके पास थर्मोडायनामिक्स प्रॉपर्टीज़ होता है और वो एक बहुत अच्छा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है, सेटिस्फैक्टरी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है जो कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा दे सकता है। बट एक डिमेरिट्स है हाइड्रोकार्बन का कि ये जल सकता है। हाइड्रोकार्बन फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है, जैसे आप आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, इथेन, मीथेन सुने होंगे, ये सब को हम लोग बर्न कर सकते हैं। ओके, अल्कोहल, इथेलीन, ये सब को आप बर्न कर सकते हैं ना। तो ये सब हाइड्रोकार्बन क्या हो गया? ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि ज्वलनशील है लेकिन कूलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ अब हम लोग देखते हैं इसका थ्योरी कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रिजरेंट ऑफ दिस ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें मैक्सिमम जो रिफ्रिजरेंट यूज़ होता है वो सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है एंड मोस्ट ऑफ देम possess satisfactory thermodynamic properties but are highly inflammable। इसके पास बहुत अच्छा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी है बट ये हाईली इन्फ्लेमेबल है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफ्रिजरेंट ऑफ दिस ग्रुप आर, कुछ रिफ्रिजरेंट इसका है जैसे कि R50 जिसको हम लोग मीथेन के नाम से जानते हैं, CH4, R170 इथेन के नाम से जानते हैं, C2H6, R290 प्रोपेन, C2H8, R600 ब्यूटेन, C4H10, R601 आइसोब्यूटेन, CH3 ओके। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि जिसका बहुत अच्छा रिफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है बट इन्फ्लेमेबल होने के कारण ये सब का थोड़ा सा डिमेरिट्स हो जाता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे पहले हमने क्या देखा था? ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दीज आर इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, नेचुरल अकरिंग और कंपाउंड है, नेचुरल अकरिंग कंपाउंड है और इसका एग्जांपल है अमोनिया, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जो हमारे एटमॉस्फेयर में आसानी से आपको मिल जाएगा। अमोनिया, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, दीज आर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एयर में मिक्सचर किसका होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का और भी बहुत सारा कंस्टिट्यूएंट इसमें मिला हुआ रहता है। ओके, अब है लास्ट है एक अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे तो अनसेचुरेटेड में क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगेगा और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ रहेगा तो सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो अनऑर्गेनिक कंपाउंड में या तो इथेलीन या तो प्रोपाइलिन के टर्म में रहेगा, इथेलीन या तो प्रोपाइलिन के टर्म में रहेगा अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इसका थ्योरीज देख लेते हैं। द रिफ्रिजरेंट बिलोंगिंग टू दिस ग्रुप पॉसेस इथेलीन और प्रोपाइलिन एज देयर कंस्टिट्यूएंट। इसके कंस्टिट्यूएंट के रूप में क्या रहेगा? इथेलीन या प्रोपाइलिन रहेगा इसके कंस्टिट्यूएंट के रूप में। ठीक है, जैसे इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो ट्राइक्लोरो इथेलीन R1100 1120 C3H4Cl3 इसका केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा। उसी तरह डाइक्लोरो इथेलीन C2H4Cl2
इसको हम लोग R1130 बोलेंगे। इथेलिन C3H6 R1150 एंड प्रोपाइलिन R1270। ओके, तो दिस आर द कंस्टिट्यूएंट होगा, ये सब इथेलिन या प्रोपाइलिन के टर्म में रहेगा, तो उसको हम लोग अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर द लिसनिंग। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे एट होम, कीप लर्निंग।